साथियों, विष्णु यहाँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं साथियों अगले टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं स्टेट में और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मूल कॉन्सेप्ट। तो क्या है? मूल कॉन्सेप्ट है सर। मूल कॉन्सेप्ट यानी कि मूल की अवधारणा आज हमें मूल की पढ़नी है। मॉल कॉन्सेप्ट जो है उसको शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है। सबसे पहली चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है साथियों एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। ये एटॉमिक मास होता क्या है? दो टाइप के मास होते हैं, एक एटॉमिक मास एक मोलिकुलर मास। हमें एटॉमिक मास के बारे में जानना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी कि जब कोई भी कंपाउंड हमारे पास, मतलब कोई भी हमारे पास कोई कैलिब्रेटेड स्केल नहीं था, तो कैसे मापते थे? शुरुआत जब हुई थी तब इसको एटॉमिक मास को मापा जाता था हाइड्रोजन एटम के। इसके थ्रू हाइड्रोजन एटम के कैसे मापा जाता था? क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? लाइटेस्ट एलिमेंट है। क्या है? लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का। इसलिए हमने इसको क्या दे दिया था? हमने क्या दिया था? साइंटिस्ट ने दिया था, इसको क्या दिया था? इसका मास मान लिया था कि 1 यूनिट है। तो मास क्या है? 1 यूनिट में है। और रिलेटिव मास निकाला गया, रिलेटिव मासेज ऑफ ऑल अदर एटम, ऑल अदर एलिमेंट्स with respect to हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम के विद रिस्पेक्ट में, अब क्योंकि हमने मान लिया कि ये तो गला खराब है सा, 1 यूनिट मास हमने उसका मान लिया था, इसलिए उसी के विद रिस्पेक्ट में हमने सारे अदर एलिमेंट्स का क्या कर लिया? मास को कैलकुलेट करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन 1961 में जाके ना, 1961 में जाके जो आईयूपीएसी था उसने इसको ड्रॉप आउट कर दिया, इस मेथड को ड्रॉप आउट कर दिया। उन्होंने क्या लिया? फिर कार्बन 12 आइसोटोप जो है, कार्बन 12 आइसोटोप, उसको स्टैंडर्ड मानना शुरू किया। तो क्या मानना शुरू किया? स्टैंडर्ड मानना शुरू किया। कार्बन 12 हमने क्या मान लिया? अब स्टैंडर्ड माना। स्टैंडर्ड स्केल क्या है इसका? कार्बन 12 स्टैंडर्ड स्केल मान लिया है। और इसको आर्बिट्रेरी असाइन किया। आर्बिट्रेरीली, आर्बिट्रेरीली का मतलब क्या होता है? कि अनुमान से ही असाइन कर दिया। साइंड ए मास ऑफ 12 ग्राम। कितना मास असाइन कर दिया उसको? 12 एटमिक मास यूनिट। ग्राम नहीं कहेंगे हम ग्राम नहीं कहेंगे, हम क्या कह देंगे इसको? 12 एटमिक मास यूनिट कह देंगे। ठीक है, ग्राम नहीं कहेंगे, हम क्या कह देंगे इसको? 12 एटमिक मास यूनिट। ठीक है, ग्राम नहीं कहेंगे, क्या कह देंगे भाई? 12 मास यूनिट कह देंगे। ठीक है, 12 एटमिक मास, 12 एएमयू जिसको हम, एएमयू का मतलब क्या है यहाँ पर हमारे? एटमिक मास यूनिट। क्या है? एटमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या मान लिया इसको हमने? परमाणु द्रव्यमान इकाई मान लिया। ठीक है, यानी कार्बन 12 का जो आइसोटोप था, कार्बन का जो आइसोटोप कार्बन 12, उसको स्टैंडर्ड स्केल मान लिया। अब कैसे डिफाइन किया गया एटॉमिक मास को? डेफिनेशन क्या है इसको डिफाइन कैसे किया गया है? डेफिनेशन जो है एटॉमिक मास की, उसको कैसे देखेंगे? एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है साथियों, उसको हम कैसे देखेंगे? कि इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as the it is defined as the number which indicates how many times. It is defined as the number which indicates how many times, indicates how many times the mass of, many times mass of, the mass of one atom of an element, mass of one atom of an element, atom of an element is heavier as compared to, is heavier
एज कंपेयर टू इज हेवियर एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द 1/12 ऑफ द कार्बन 12, ठीक है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 ऑफ कार्बन 12। यानी अगर हम इसको और भी सिंपल शब्दों में करना चाहें साथियों, अगर इसको और सिंपल शब्दों में लिखना चाहें, हम क्या कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है, अगर इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखना जाए, एटॉमिक मास क्या कहलाएगा, यानी परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, वो कहलाता है इट इज इक्वल टू दी 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स मास। यानी कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास है उसके 1/12वें हिस्से के बराबर, ठीक है, 1/12वां हिस्सा जो है किसका, कार्बन 12 का, के बराबर है, के बराबर जो द्रव्यमान होता है, बराबर जो द्रव्यमान होता है से परमाणु द्रव्यमान आ गया है, ठीक है। अब आपको इस बात को ध्यान रखना, एटॉमिक मास क्या होता है, ये कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के बराबर होता है। तो अगर हम समझना चाहें तो हम क्या करते हैं, मान ले, अरे भाई सर्कल में ड्रा हुआ है, सीख रहा हूँ वैसे इसको, क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ इसके साथ? नहीं, अभी शेप्स से लिख लेते हैं। देखो, एक आर्बिट्रेरीली में ये मान लेते हैं कार्बन 12, इसके बराबर बराबर 12 हिस्से कर देते हैं, 4 हो गए, ठीक है, मान ये 12 मान, इसका जो 1/12वां हिस्सा, ये वाला कितना है, 1/12 पार्ट, ठीक है, 1/12वां हिस्सा जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 एक एटॉमिक मास क्या होगा, किसी भी एटम का मास, जैसे कार्बन 12 का यूनिफाइड मास, ठीक है, एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, 1 यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, वो किसके इक्वल होगा, 1/12 गुणा में कार्बन का हमने कितना आर्बिट्रेरी असाइन किया था, 12 ग्राम, डिवाइड बाई में एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻⁻23, तो हमारे पास आएगा क्या आंसर, 1.66 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम। यानी एक यूनिफाइड मास कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में होता है जिसमें मास अलग अलग होते हैं, तो हम क्या मानते हैं, उनका एवरेज एटॉमिक मास। एक्चुअल में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास यानी कि औसत परमाणु द्रव्यमान हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, औसत परमाणु द्रव्यमान हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है कि ये औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट, जितने भी आइसोटोप होते हैं इसके, यानी मैं एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी इसके आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आइसोटोप 1 का मास है, ठीक है, इनटू में उसकी परसेंटेज अबंडेंस, यानी नेचर में कितना पाया जाता है, प्लस में ऐसे जितने भी होंगे उनका डिवाइड बाई कर देना हमें कितना, 100 से, हमारे पास जो आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, जो कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है साथियों, जो कि क्या करता है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे मोलिकुलर मास के बारे में। सेकंड हमारा आज का टॉपिक, जो टॉपिक क्या है, वो है मोलिकुलर मास। क्या है, मोलिकुलर मोलिकुलर मास।
किसी मॉलिक्यूल का द्रव्यमान है उसके बारे में हम बात, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट। पहली बात तो ये मोलिकुलर मास होता क्या है, तो देख लेना, इज दी सम ऑफ एटॉमिक मासेस, इज दी सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ all the atoms, all the atoms present in a, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी टोटल एटम प्रेजेंट हैं, जितने भी टोटल परमाणु जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उन सभी के एटॉमिक मास का अगर सम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए किसका, एटॉमिक मास का, तो वो क्या होता है, उस मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास कहलाता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि हमें CH4 का मॉलिकुलर मास बता, क्या है, CH4 का यानी मीथेन का मॉलिक्यूलर मास बताना है। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे साथियों, सॉल्यूशन कैसे होगा, इसमें क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस में 4 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास किसके इक्वल आएगा, सही कर, ठीक रहा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं किसको, मोलिकुलर मास इसका कैलकुलेट, मोलिकुलर मास जब कैलकुलेट करेंगे तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, यूनिफाइड मास भी हम कह सकते हैं, यूनिफाइड मास इक्वल क्यू कर लेते हैं, यूनिफाइड मास प्लस में 4 इंटू में एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, एक यूनिफाइड, टोटल कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 4 इज इक्वल टू में 16 यूनिफाइड मास, इसका क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 यूनिफाइड मास किसका आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, अगर मुझे C2H6 मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना हो तो कितना आएगा मोलिकुलर मास, देखते हैं, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ C2H6 कितना आएगा, कार्बन कितने हैं साथियों, 2 हैं, एक कार्बन का कितना होता है 12 यूनिफाइड एटॉमिक मास, प्लस में हाइड्रोजन कितने हैं साथियों 6 हैं, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, वैसे तो एक्चुअल में हाइड्रोजन का जो मास होता है एटॉमिक मास वो होता है 1.008 यूनिफाइड मास, ठीक है, 1.008 यूनिफाइड मास, लेकिन हम उसको नियरली किसके इक्वल मान लेते हैं, 1 यूनिफाइड मास के इक्वल मान लेते हैं बस, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 12 2 24 प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस में हमें क्या करना है, प्लस में 6 करना है, तो कितना आ जाएगा 30 यूनिफाइड मास हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं, अब हम आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर जो आज का है, वो हमारा क्या है, वो है मोल कॉन्सेप्ट, क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, यानी मोल की अवधारणा जो है हमारी, उसके बारे में बात करते हैं हम कि मोल क्या होता है। तो मोल का मतलब होता है हीप या पाइल, का मतलब क्या होता है, ये एवोगैड्रो ने, पहली बात तो ये किसने दिया था, एवोगैड्रो ने, किसने दिया था, एवोगैड्रो ने, ठीक है। एवोगैड्रो, अमीडियो एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम था, उसने कहा था कि, उसने कैसे डिफाइन किया था, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर इन एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसो, इसको कैसे डिफाइन किया था, इट इज दी, इट इज दी amount of a substance, it is the amount of a substance
ठीक है, is the amount of the substance that contains as many entities or particles, as many entities or particles as there are, as there atoms in exactly 12 gram of carbon 12 12 है। बात कह रहा है कि वीडियो एवोगैड्रो ने इसको कैसे डिफाइन किया था साथियों, उसने कहा था कि ये वो अमाउंट है सब्सटेंस का, यानी पदार्थ का वो अमाउंट है जिसके अंदर इतने पार्टिकल या एंटिटीज हैं जितने किसके जितने एटम हैं 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। कहने का मतलब क्या है कि मोल का मतलब क्या है, मोल का मतलब क्या है, यह मतलब ये किसके इक्वल आता है, मोल का मतलब है कार्बन 12 आइसोटोप जो है ना, कार्बन 12 आइसोटोप ओ कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम जो है, 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में, कार्बन 12 आइसोटोप भी कर लेते बार बार, कार्बन 12 आइसोटोप के, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं, एक मोल के अंदर, एक मोल उतनी ही एंटिटीज या उतनी ही आप कह सकते हो कि वस्तुएं होती, उतनी ही एंटिटी होती है जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल हमेशा एग्जैक्टली सेम नंबर हो। ठीक है, मोल इज ऑलवेज ए फिक्स क्वांटिटी। ऐसी होती है फिक्स क्वांटिटी, मोल चेंज नहीं होता है साथियों, मोल हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। ठीक है, मोल हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। नंबर ऑफ एटम्स जो है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 जो कितने निकलेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, वो कितने हैं, वो कितने के इक्वल आते हैं, वो आते हैं 1.992468 इंटू 10⁻⁻23 टू 10⁻⁻3, सॉरी नहीं भाई, नहीं, ये नहीं होगा भाई, ये तो हमें कैलकुलेट करने हैं, ये तो मास है ना। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप, आप आइसोटोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मास पता है एक कार्बन एटम कितना होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला, इसी को हम देख लेते, मास ऑफ एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना, 1.992468 इंटू में 10⁻⁻ ग्राम होता है। तो एक कार्बन एटम का मास कितना, इतना। ये किससे पता चला, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता चला, से मास स्पेक्ट्रोमीटर, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली जो टेक्निक है, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, उससे हमें पता चला एग्जैक्ट मास है ये एक कार्बन एटम का। ठीक है, अब एक मोल कार्बन का मास कितना होता है, 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन का मास, ठीक है, वो कितना आएगा 12 ग्राम, ये हमें माना। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर, इन 12 ग्राम कार्बन, एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन किसके इक्वल आएंगे, वो आ जाएंगे 12 ग्राम
जो मास है डिवाइड बाई में एक एटम का मास जो है उससे 998 इंटू में 10⁻³ ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया हमारा। इसको जब सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये कितने आएंगे, कितने एटम आएंगे, ये पर मोल है, एटम्स पर मोल है। ठीक है, ये वाली संख्या जो हमारे पास आई है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो संख्या आई है ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, इसीलिए इसको एवोगैड्रो नंबर नाम दिया गया है या एवोगैड्रो कांस्टेंट नाम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर या फिर कांस्टेंट कह देते हैं। देखिए एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है, ये यही क्वांटिटी है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एक मोल में कोई भी जो संख्या होती है, कोई भी चीज है, वो इतनी ही होती है। 1 मोल क्वांटिटी कितनी होती है, इतनी यूनिट्स के बराबर होती है, इतनी यूनिट्स के बराबर। 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के बराबर हमारी एक मोल क्वांटिटी होती है। इसमें इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक मोल एटम्स में कितने एटम होंगे, 1 मोल ऑफ एटम्स। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये क्या है, ये इक्वल टू में है ग्राम एटॉमिक एलिमेंट। ठीक है, अगर हम एक मोल मोलिक्यूल्स की बात करें, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल की बात करें, एक मोल मोलिक्यूल में कितने मोलिक्यूल होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ही होंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है साथियों, कि ये जो मोल है ना, ये जो मोल है यानी ये जो एवोगैड्रो नंबर है, एक मोल में फिक्स क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, ये ग्राम एटॉमिक, ये ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल रहेगा, ऊपर वाला ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल रहेगा, और ये नीचे जो आएगा ये ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल रहने वाला। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कि जो मोल है गैस के केस में कैसे डिफाइन, इन केस ऑफ गैसेस, केस ऑफ गैसेस हम कैसे मोल को डिफाइन करेंगे सर, चेंज कर लेते हैं ना? इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस के केस में कैसे रहता है, तो एक मोल इतना अमाउंट होता है गैस का जिसने 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होती है, किस पे, एसटीपी के ऊपर। ठीक है, 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल ऑफ गैस अगर हम बताएं इज डिफाइंड एज, द defined as the amount of the gas, that is the amount of the gas, amount of gas यानी कितनी मात्रा है गैस की, amount of gas which occupies a volume of, which occupies a volume of 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें, कि ये गैस के केस में एक मोल कितना होता है, कि इसका मतलब वो अमाउंट ऑफ गैस है जो, एक मोल गैस का मतलब क्या होता है कि जिस, जो गैस वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ऑक्यूपाई करती है, जितनी गैस, वही उसका क्या होता है, 1 मोल, उसका क्या होता है, 1 मोल होता है। अब जैसे हम रिलेशंस निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे हम रिलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, नंबर ऑफ मोल्स जो है उनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है साथियों, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई में मोलर, यानी आपको मास गिवन है और डिवाइड बाई में आपको मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकाल। ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास कर,
अब इसी फॉर्मूले को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें एटम के निकालने, इसके निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम की अगर बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कि अगर हमसे कोई पूछे कि एटम का अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई उसका एटॉमिक मास। मास ऑफ एलिमेंट यानी जिस एलिमेंट के एटम का नंबर ऑफ मोल निकालना है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई में उसका एटॉमिक मास, डिवाइड में क्या कर देंगे उसका उस एलिमेंट का द्रव्यमान, और डिवाइड उसके भाग में क्या आएगा, एटॉमिक मास यानी उसका परमाणु भाग। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। इसको क्या कहेंगे, द्रव्यमान उस एलिमेंट का द्रव्यमान के भाग में क्या आएगा, परमाणु द्रव्य आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स किसी मॉलिक्यूल के निकालने हो, इसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकाल, मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप मास ऑफ मॉलिक्यूल लिखेंगे डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, इसमें हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी यानी कितनी वॉल्यूम उसने एसटीपी पे ऑक्यूपाई की है, डिवाइड बाय में 22.4 लीटर। 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml भी हम लिख, 22,400 ml भी हम लिख सकते हैं। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई है आपको? आगे बढ़ेंगे उसके बाद कि जब हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, मोल्स है। अब अगर हम इन्हीं मोल्स की हेल्प से, अगर मान लो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 में क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट, ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, इसमें 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। सीधी सी बात है, आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास बाई मोलर मास डिवाइड बाई क्या रहेगा साथियों, मोलर मास। गिवन मास कितना है, ये तो है 4.9, हमें पता है, लेकिन मोलर मास हमें पता नहीं तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मोलर मास निकालेंगे H2SO4 का, मोलर मास ऑफ H2SO4 उसको निकालेंगे। तो मतलब इसमें दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस में सल्फर है, सल्फर का 32 होता है, प्लस में कितने ऑक्सीजन है, 4। कितना होता है एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, 16 ग्राम होता है। तो सबको टोटल कर लो, सोल्व करके 2 + 32 प्लस में 64, ये आ जाएगा आपका 98 ग्राम के आसपास, 98 ग्राम। तो यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा साथियों, 98 ग्राम हो जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.05 मोल के बराबर। इसके बराबर आंसर आएगा हमारा 0.05 मोल के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमें नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट को क्या करना है, क्यों सोल्व करना है। ऐसे ही क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट को सोल्व करना। अब अगर बात करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट जो है वो सॉल्यूशन में कैसे आता है, ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। यानी कि अभी तक तो हमने बात की थी कि जो सॉलिड स्टेट वाले सॉलिड जो कंपाउंड है उनके बारे में बात करें, तो मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के अंदर मोल कॉन्सेप्ट कैसे आता है, यानी विलियन की बात कर रहे हैं, विलियन के अंदर मोल अवधारणा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, विलियन में मोल अवधारणा क्या है, विलियन के अंदर हमारी मोल की अवधारणा कैसी होती है, क्या होती है, हम उसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले। कलर कलर फिर से कर लेते हैं। तो विलियन के अंदर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो क्या है, हमारे पास तो कंसंट्रेशन टर्म्स भी बोलते हैं, तो वो है हमारे पास नॉर्मेलिटी या फिर
नॉर्मेलिटी क्या होती है? सबसे पहली चीज हमारे पास आएगी नॉर्मेलिटी। इसकी बात करेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट है किसी भी सोल्यूट का 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट तो हम कैसे कहते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा? लीटर में रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा साथियों? लीटर में रहेगा। अगर इस वॉल्यूम आपको ml में दी हो, अगर ऐसा हो जाए कि आपको वॉल्यूम किस में दिया हो? ml में, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अगर ml में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या है? ml में दिया है। ml में दिया तो आपको इसको क्या कर देना? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। आपको क्या कर देना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। साथ क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही हमारे पास आएगा सेकंड जो हमारा होल कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का। इसका होता है मोल फ्रैक्शन का। ओके, मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट इस सिंबल से किया जाता है। कई बार इसको काई बोल देते हैं, कुछ इसको जाई बोल देते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, वो रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स का। यानी कि जिस कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब मान लो मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है साथियों जिसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं, यानी जो सिर्फ 2 हिस्सों से मिलकर बना हो, 2 कंपोनेंट्स वाला सिस्टम। जनरली क्या ये कंपोनेंट्स क्या रहेंगे? जनरली ये कंपोनेंट्स क्या रहते हैं? सोल्यूट एंड सोलवेंट होते हैं। क्या होते हैं? सोल्यूट एंड सोलवेंट होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर ये जो 2 कंपोनेंट है वो क्या होते हैं? सोल्यूट एंड सोलवेंट होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट है, एक सोल्यूट एक सोलवेंट। अगर बात करते हैं कि हमारे पास ये जो 2 कंपोनेंट है, एक तो ए कंपोनेंट है, एक दूसरा क्या है? बी कंपोनेंट है। ये मिलके क्या बना रहे हैं? एक बाइनरी सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसके अंदर अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या रहेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा साथियों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, एक्स बी अगर मुझे निकालना है, मतलब बी अगर मुझे निकालना है, तो वो क्या आएगा? ठीक है, तो वो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी। इससे एक जनरल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं किसका? मोल फ्रैक्शन का साथियों, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, डिवाइड बाई में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all the components of all the components present in the solution, all the components present in the solution के अंदर तो सारे के सारे मोल्स, सारे के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उनका मोल फ्रैक्शन, उनके नंबर ऑफ मोल्स का सम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट ए का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है साथियों, तो मैंने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिए डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स किससे आएंगे? ए और बी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को सम कर दोगे तब आएंगे। अब एक खास बात है साथियों, क्या है वो ध्यान से देखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है हमेशा। ठीक है, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, एग्जाम में काम आने वाली चीज है कि अगर मोल फ्रैक्शन दिया हो, एक का दिया हो तो दूसरे का निकाला जा सकता है। मोल फ्रैक्शन अगर एक का दिया हो तो दूसरे का निकाला जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, येलो वाले। ठीक है? अगर मान लो मुझे क्या दिया हुआ है, कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन है। क्या है? एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन है हमारा, बाइनरी बिलियन है। उसके अंदर क्या है? मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हुआ है कितना? 0.45 मोल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कितना दिया? 0.45 दिया हुआ है। और मुझसे पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट क्या रहेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट क्या रहेगा? तो मुझे पता है कि
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1, यानी एक के बराबर हो सकता है, एक से कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसी रिलेशन को मैं रीअरेंज करके क्या निकाल लूंगा, मुझे ए का मोल फ्रैक्शन पता ही है, मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है बस। तो इससे मैं फॉर्मूला निकाल लूंगा, फॉर्मूला निकल गया मेरा। अब उससे मैं क्या निकाल लूंगा, मेरा मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा बी का। 1 माइनस में 0.45 अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0.55। तो ये हो जाएगा किसका मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट नंबर बी का। कंपोनेंट बी का हमारा मोल फ्रैक्शन ये हो जाएगा साथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है साथियों कि हमारे पास जो मोलेरिटी है वो क्या होती है, यानी थर्ड नंबर पे जो कॉन्सेप्ट आता है सॉल्यूशन के अंदर, वो आता है मोलेरिटी का। इसका मोलेरिटी का, मोलेरिटी जो होती है उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मोलेरिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, मोलेरिटी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट जो है, विलेय जो है, आप उसके नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, उसके कितने नंबर मोल हैं, उसके मोल कितने हैं, विलेय के मोल जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दी हुई है, अब ये वॉल्यूम किस में दी हुई है, लीटर में। अगर ये वॉल्यूम ml में होती, या आप क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैं n सोल्यूट लिख रहा हूँ, n का नंबर, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दिया हुआ है, आप क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ml में दिया हो तो इसको 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल। वॉल्यूम आपको किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है। इसका मतलब मोलेरिटी की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी, यानी ये यूनिट होती है किसकी, मोलेरिटी की। यूनिट ऑफ मोलेरिटी है, यूनिट ऑफ मोलेरिटी है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, मोलेरिटी की यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद आती है, अब पहली बात तो ये, अब इसके बारे में एक खास बात है, स्टार लगा के खास, वो क्या कि मोलेरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलेरिटी क्या होती है, तापमान पर आश्रित होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी ये तापमान आश्रित है, यानी अगर तापमान बदलेगा तो मोलेरिटी भी बदल जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि मोलेरिटी के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम होती है। मोलेरिटी के अंदर क्या आ जाती है, वॉल्यूम होती है। और वॉल्यूम क्या होती है, बिकॉज वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। वॉल्यूम क्या होती है, वो टेम्परेचर के साथ घटती बढ़ती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में क्या आती है, वॉल्यूम आती है, इसीलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट मानी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारी जो फोर्थ क्वांटिटी है या फोर्थ जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं साथियों, रेड पेन। चलो, तो फोर्थ नंबर हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है मोलेलिटी का। फर्स्ट कॉन्सेप्ट बचा है इसका, वो क्या है, मोलेलिटी, यानी मोल कॉन्सेप्ट जो है सॉल्यूशन का, उसमें एक लास्ट टॉपिक क्या है, ये मोलेलिटी है। मोलेलिटी का मतलब क्या होता है साथियों, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी प्रेजेंट इन सॉल्वेंट जिसका वेट क्या है, किलोग्राम में है प्रेजेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस में दिया हो, किलोग्राम में दिया हो साथ। ठीक है, लेकिन अगर ये वेट आपको ग्राम में दिया हो, आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन। याद रखना यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया है, आप क्या करोगे इसको एक, अगर
1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर लोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में खास बात क्या है कि मोलेलिटी जो है, मोलेलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट। देखो, वो तो मोलेलिटी तो डिपेंडेंट थी, ये इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि तापमान अनाश्रित होती, तापमान अनाश्रित है। ठीक है, ये तापमान पर आश्रित नहीं है, डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि मास जो है ना, वेट जो है आपका, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है इसके फॉर्मूले में। ठीक है, अब अगर आपके पास बात करें तो उसके बाद आपके पास क्या आता है, अगर हम इसका कोई एक आधा एग्जाम्पल आप करना चाहें तो मैं एग्जाम्पल आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है कि सॉल्यूशन जो है उसकी अगर हमें मोलियलिटी कैलकुलेट करनी है, मान लो कोई क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि हमें किसी सॉल्यूशन की मोलियलिटी कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन जो है उसके अंदर क्या है, 0.7 ग्राम जो है वो पोटेशियम कार्बोनेट डिजोल्व किया है। क्या डिजोल्व किया है? K2CO3 इज डिजोल्व, को डिजोल्व किया है हमने, किसके अंदर डिजोल्व किया साथियों? उसको डिजोल्व किया हमने 500 ml सॉल्यूशन में, इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व किया है हमने। किस में डिजोल्व किया? 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी हमें कहा गया है कि मान लेते हैं कि डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml है। कितनी है? 1 ग्राम पर ml है। तो हमें गिवन क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो K2CO3 है, तो हमें मास पता होना चाहिए। मास कितना दिया, सॉरी 20.7 ग्राम हमें। ठीक है, 20.7 ग्राम। हमें गिवन क्या है? मास ऑफ K2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है? 20.7 ग्राम दिया हुआ साथ। ठीक है, तो मोलर मास कितना होगा? यहीं से हम क्या निकाल लेंगे? मोलर मास निकाल, मोलर मास ऑफ K2CO3, K2CO3 कितना आएगा? 2 इंटू में पोटेशियम का कितना होता है भाई? पोटेशियम का मोलर मास होता है 39, मतलब पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 ग्राम। कार्बन का कितना होता है 12, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 3। आंसर आपका कितना आ जाएगा टोटल? 138। कितना आ जाएगा आंसर? कितना आ जाएगा आपका? 138 ग्राम। ठीक है, 138 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। 138 ग्राम मोलर मास आ गया। अब यहाँ से आप मोल निकाल सकते हो इसको। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 आप निकाल लोगे यहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स K2CO3 कितने होंगे? गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना? 20.7 ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास कितना आया? 138 ग्राम। साथ ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, अगर इसको हम सोल्व करते हैं 0.15 आएंगे हमारे। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 0.15 आएंगे। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? सॉल्यूशन का मास कितना है? 50 ml दिया हुआ है, ये है वॉल्यूम। 50 ml क्या है इसकी? वॉल्यूम। अब डेंसिटी और मास का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम होती है। हमें क्या दे रखा है इसमें? वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है, और डेंसिटी दे रखी है, तो हम मास निकाल सकते हैं। मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा साथियों, तो वही हम कर रहे हैं 500 ml। ठीक है, इंटू में डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। हमारे पास जो मास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 500 ग्राम आ जाएगा। मास कितना आया? 500 ग्राम आ गया। ये मास ऑफ सॉल्यूशन यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब अमाउंट ऑफ वाटर कितना है इसके अंदर? ठीक है, हमें क्या निकाल लेना है? अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लेना है। अमाउंट ऑफ वाटर कितना है सॉल्यूशन के अंदर? टोटल मास कितना? 500 ग्राम आया सॉल्यूशन का। उसमें से हमें निकाल देना कितना? K2CO3 का। ठीक है, क्योंकि हमें किसका मास चाहिए? सॉल्वेंट का मास चाहिए। 20.7 ग्राम हमें दिया हुआ था, तो मास कितना आ जाएगा? 479.3 ग्राम आ गया। सॉल्वेंट का मास आ गया ये हमारे पास। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब हम मोलियलिटी निकाल लेंगे। अब हम क्या निकाल लेंगे? मोलियलिटी निकाल लेंगे। मोलियलिटी यानी स्मॉल m हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने? 0.15 डिवाइड बाई में मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, अगर हमें दिया हुआ है कितना है? 479.3 ग्राम है, तो हम इसको कर लेंगे किससे? 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे साथियों। जैसे ही हम 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ 0.313 मोलर, मोलल। ठीक है,
हमारा आंसर फाइनल क्या रहेगा, 0.313 मोलल हो जाएगा, यानी हमने मोलेलिटी कैलकुलेट कर दी है इस सॉल्यूशन की। ठीक है, इसके बाद चलते हैं साथियों नेक्स्ट पे हमारे पास। नेक्स्ट में कलर चेंज कर लेते हैं, येलो पे चले क्या, ग्रीन से करें, कितना है। ठीक है, अब मोल जो होते हैं वो केस ऑफ आयनिक कंपाउंड में अगर हम कोशिश करें कि आयनिक कंपाउंड के केस में मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, हम किसको कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कि अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, हिंदी में इसको यौगिक कहा जाता है। अगर आयनिक यौगिक है हमारे पास तो उनके अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स तो हर एक चीज में बराबर ही होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना, एवोगैड्रो नंबर वो तो फिक्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज या यूनिट आएंगी इसके अंदर, एंटिटीज या यूनिट होती हैं एक मोल के अंदर, किसके अंदर, 1 मोल के अंदर। 1 मोल में कितना होता है, इतना ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है, किस चीज़ की बात करेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास। ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो एक मॉलिक्यूल की तरह नहीं एग्जिस्ट करते, वो एक आयनिक एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला यूनिट की तरह वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आयनिक सब्सटेंस में जो फॉर्मूला यूनिट होती है उसका मास जो होगा एक्चुअल में ये तो होता है तो एटॉमिक मास के मॉलिक्यूलर मास की तरह ही है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि NaCl जो है, तो हमें पता है NaCl किस में टूटता है साथियों, Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है। अब NaCl जो होता है ना वो सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर होती है उसमें वो Na प्लस और Cl माइनस आयन एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालना चाहें NaCl का, तो वो कितना आएगा, फॉर्मूला यूनिट मास, F यूनिट मास मैं कह रहा हूँ, फॉर्मूला यूनिट मास यानी फॉर्मूला यूनिट द्रव्यमान, जो फॉर्मूला इकाई द्रव्यमान जो है वो कितना आएगा इसका। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 ग्राम, क्लोरीन का होता है 35.453 ग्राम, यानी इसको हम नियरली अबाउट 35.5 मान के अगर कर लें तो ये आ जाएगा हमारा 58.453 ग्राम। ये फॉर्मूला यूनिट मास हो जाता है। अगर हम इसको ग्राम में लिख देंगे तो फॉर्मूला ग्राम फॉर्मूला मास हो जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल NaCl इक्वल्स होता है किसके, 58.5 ग्राम। ठीक है, उसके अंदर कितनी फॉर्मूला यूनिट होती है, 6.022 की, यानी कि 1 मोल NaCl। ठीक है, 1 मोल NaCl किसके इक्वल होता है, 58.5 ग्राम की। ठीक है, और कितने, और कंटेन एंड कंटेन्स क्या चीजें रखता है ये, एंड कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट होती है इसके अंदर NaCl की, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ यानी NaCl की कितनी फॉर्मूला यूनिट होती है इसके अंदर, 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो होता है परसेंटेज कंपोजिशन का। इसका परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन का, परसेंटेज का, परसेंटेज कंपोजिशन यानी प्रतिशत, जो किसी भी एक मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं, वो किस प्रतिशत में, किस मास परसेंट में प्रेजेंट होते हैं, मास प्रतिशत में यानी द्रव्यमान प्रतिशत में वो होते हैं, पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द परसेंटेज कंपोजिशन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं, जिनसे वो बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट, एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इन ए कंपाउंड, एक यौगिक में, इन ए कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, इन ए कंपाउंड is the number of parts, is the number of parts, number of parts by mass of that element, mass of that element, that element। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन होता है। हमें क्या करना होता है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना होता है, मास ऑफ दैट एलिमेंट। अगर मैं मास परसेंट की बात करूं कि आपसे मास परसेंट अगर कैलकुलेट करवाए तो आपको क्या करना है,
उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना, मास ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, इन दी कंपाउंड। उस कंपाउंड में उसका मास कितना है, मतलब हो सकता है कि उसके एक एलिमेंट के 2 एटम हो, 3 एटम हो, 4 हो, एक ही हो, ठीक है। तो उस मास मास आपको कैलकुलेट करना है, यानी द्रव्यमान आपको कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है, जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, मोलर मास निकालना है कंपाउंड का। क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और उससे क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना। मोलर मास निकालना है उस यौगिक का, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है आज का वो है साथियों, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कि हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होते हैं, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर। अब हमें इनके बारे में बात, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, किसके बारे में, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज ए सिंपलेस्ट, इट इज ए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, ये सिंपल सिंपल होल नंबर रेशियो होता है साथियों। ये क्या होता है, सिंपलेस्ट सिंपल होल नंबर रेशियो किसका, एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स, या फिर आप कह सकते हो एटम्स, ठीक है, कंस्टिट्यूटिंग इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड, इन मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी किसी मॉलिक्यूल को जो मिलके जो बनाते हैं उन एलिमेंट्स का सिंपल होल नंबर रेशियो अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल, इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहा जाता है। वहीं हम बात करते हैं अगर मोलिकुलर फॉर्मूला की, इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला की अगर हम बात करें साथियों, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, वो एग्जैक्ट नंबर या एक्चुअल नंबर होता है। इट इज दी, इज दी actual number or ratio of elements in a molecule, is the actual number or ratio of, actual number और रेशियो होगा, एक्चुअल नंबर और रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स या फिर आप कह सकते हो, या फिर उन एलिमेंट्स के क्या होंगे, एटम्स होंगे। इट इज द एक्चुअल नंबर और रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स और एटम्स इन ए, किसी मॉलिक्यूल में जो उनका एक्चुअल नंबर होता है उसको हम बात करते हैं, वो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या कहलाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर हम बात करेंगे के रिलेशन की, मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू में एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू में एन मल्टीप्लाइड बाय एन। यहाँ पर एन क्या हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। एन क्या हो सकता है, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है, चलो इसमें क्या है हमारे एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे तो एच स्टेट में, स्टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं इसी को कर रहा हूँ, पिछले 3 साल में से किसी एक पेपर में आया होगा, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल के किसी एक पेपर में आपको देख चेक कर लेना, आपको पता चल गया, ठीक है। आपको क्या देगा, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है, यानी कार्बन जो है उसको बताया है आपको 24.27% बता, ठीक है। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है
वो है आपके लिए 4.07%। ठीक है, और साथ में क्लोरीन का जो परसेंटेज है वो है 71.65% दिया। साथ में मोलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का, मोलर मास दिया हुआ है 98.96 ग्राम है। कितना मोलर मास दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बताना है और मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, कैसे करेंगे, ये स्टेप वाइज करना होता है। सबसे पहले पहला जो स्टेप होता है आपका, स्टेप 1 जो होता है, आपको क्या करना होता है, इस परसेंटेज मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना। ठीक है, कन्वर्ट दी मास परसेंट इनटू ग्राम, यानी कि हम उसको 100 मान के क्या कर लेते हैं, ग्राम में कन्वर्ट। मतलब कार्बन कितना होगा, 24.27 ग्राम। हाइड्रोजन कितना होगा, 4.07 ग्राम। क्लोरीन कितना होगा, 71.65। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल, हमें क्या निकालने होते हैं, नंबर ऑफ मोल, ईच कंपोनेंट ईच एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के नंबर ऑफ है। तो हाइड्रोजन जो है एलिमेंट, उसका नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना, 4.07 ग्राम। एक्चुअल मास कितना होता है, 1.088 ग्राम। ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 4.07 आपके पास आ जाएगा, यानी 4.07 डिवाइड बाई 1 करोगे, ये 4.07 आ जाएगा। फिर आपके पास आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं साथियों, वो आपके पास कार्बन एटम का कितना गिवन मास है, 24.27 ग्राम। हम डिवाइड करेंगे किससे, 12.016 ग्राम होता है, 12.016 ग्राम जो है उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.02 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे साथियों। ये कितना आएगा, सॉरी, अब ये कितना दे रखा है, इसका गिवन मास 71.65 ग्राम, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 35.453। ठीक है, ये कितना आएगा, ये भी आएगा 2.02 आ। जब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो थर्ड स्टेप हमारा शुरू होता है। जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल, आप क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स को जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड कर देते। क्या करना है, डिवाइड ऑल द नंबर ऑफ मोल्स बाई स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल, सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल है उससे हमें डिवाइड कर देना। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4.07 डिवाइड बाई में 2.02, पास क्या आ जाएगा, 2 आंसर आएगा। तो मेरे को 2.02 को डिवाइड करना है 2 से, तो 1, सेम ऐसे को 0.02 से डिवाइड कर दिया तो 1। ये जो आंसर आता है आपका, ये आपका एक होल नंबर रेशियो है, पर यानी 2:1:1। अब 2 क्या था, 4.07 का मतलब क्या था, हाइड्रोजन की बात, इसके भी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये कार्बन है। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। इसी से हमारा क्या बन जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एक कार्बन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और एक Cl है। CH2Cl क्या रहेगा हमारा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, कि हमें मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, नेक्स्ट जो स्टेप है उससे हम क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना है, कि हमारे पास हमें एन फैक्टर निकालना, एन निकालना है। एन का मतलब क्या होता है, कि आपके पास जो मोलर मास है, जो गिवन मोलर मास है साथियों, क्या है, मोलर मास, उसको डिवाइड कर देना हमें किससे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास से। किससे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर, गिवन मास जो है, जो गिवन मोलर मास है उसको इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देना है। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास।
फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या है हमारे पास? एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH2Cl, कार्बन का मास 12, प्लस में हाइड्रोजन 2 है इंटू 1, प्लस में Cl है 35.4, नियरली 35. इसको ये हो जाएगा हमारे पास 12, 14, 49.46 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 49.46 ग्राम। यहाँ अगर फॉर्मूले में इनपुट कर सकते हैं 98.96 डिवाइड बाई में 46 के आसपास से। ठीक है, तो अगर डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा नियरली अबाउट 2 आंसर आएगा। तो जो लास्ट स्टेप है हमारा, जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, मैंने देर पहले ही बताया था आपको कि मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पर क्या आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2Cl, तो किससे मल्टीप्लाई कर देना 2 से, इसका मतलब C2H4Cl2, ये हमारा मोलिकुलर, ये हमारा क्या रहेगा मोलिकुलर, ये हमारा क्या रहेगा मोलिकुलर। लास्ट में छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो रह जाता है तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट। क्या है, इक्विवेलेंट वेट यानी समतुल्य भार है, इक्विवेलेंट वेट है। तो हम कैसे स्टडी करते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अगर हमें किसी मेटल का निकाल, मतलब क्या है, मास ऑफ मेटल डिवाइड बाई में मोलिकुलर वेट, या मास ऑफ मेटल जो होता है उसको डिवाइड कर देंगे, या तो मास हाइड्रोजन डिस्प्लेस उसने कितना किया इनटू में वेट ऑफ मेटल अगर निकाल, इसका वेट ऑफ मेटल अगर आपको इसके इक्वल आएगा मास ऑफ मेटल डिवाइड बाई में मास ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस, हाइड्रोजन डिस्प्लेस की है में हाइड्रोजन का वेट। फिर आप कह सकते हो मास ऑफ मेटल डिवाइड बाई में आपके मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड, मास ऑफ ऑक्सीजन कितनी कंबाइन हुई है, मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड इनटू में क्या आ जाएगा 8 को मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर आपके पास क्या आ जाएगा मास ऑफ मेटल डिवाइड बाई में क्या आएगा आपके पास मास ऑफ क्लोरीन कंबाइंड, मास ऑफ क्लोरीन कंबाइंड कितनी क्लोरीन कंबाइन हुई है उसके साथ, इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास 35.5, यानी इसको ऐसे निकाल, या फिर आपके पास आता है बिल्कुल के अंदर, बिल्कुल लास्ट में आपके पास कि आप इक्विवेलेंट वेट किसी एसिड का कैसे निकाल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एंड एसिड, किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे, उसको देख लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, वो आप निकालोगे मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड लिखोगे, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड लिखोगे, एसिड का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट, उसके बाद आप क्या करोगे उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड किससे करोगे, एसिड की बेसिसिटी से। एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, उसके अंदर कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन, कितने क्या है आयनाइजेबल हाइड्रोजन, या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, आयनाइजेबल H+ आयन उसके अंदर कितने हैं, या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं, उसी से क्या करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या रहेगा, देखो मोलिकुलर वेट H2SO4 का कितना होता है 98 ग्राम, थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था 98, और बेसिसिटी कितनी होती है H2SO4 की
2, उसके पास 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 49 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 49 ग्राम। तो ही हम इक्विवेलेंट वेट किसका निकाल लेंगे, बेस का निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन, अगर बेस का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ लिखेंगे, और वो डिवाइड कर देंगे किससे, उसकी एसिडिटी से, की एसिडिटी से। एसिडिटी का मतलब क्या है, उसके पास आयनाइजेबल OH माइनस आयन कितने, हाइड्रोक्साइड आयन या रिप्लेसेबल आयन OH माइनस आयन कितने। एग्जाम्पल के लिए अगर NaOH की बात करें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, उसका इक्विवेलेंट वेट, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है, कितने OH माइनस आयन है इसके पास, सिर्फ एक ही है, डिवाइड बाई 1, तो ग्राम ही इसका आंसर। जितना इसका मोलिकुलर वेट होता है उतना इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक है, उतना ही क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ऐसे ही हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं किसी सोल्ट का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सॉल्ट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सॉल्ट, सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं साथियों, वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट लिखना, और वाला तो बिल्कुल सेम रहने, मोलिकुलर वेट मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्ट, और डिवाइड किससे करना है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्ट है, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटलाइन जो उससे डिवाइड कर देना, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटलाइन जो है उससे डिवाइड कर देना। एग्जांपल लूँ, NaCl का निकाल लें, NaCl का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मोलिकुलर वेट NaCl का कितना होता है, NaCl वाला ने हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, NaCl का होता है 58.5 उसका वेट होता है, डिवाइड करेंगे पॉजिटिव वैलेंसी इसके अंदर होती है तो 58.5 ग्राम आ जाता है, ठीक है, 58.5 ग्राम में क्या आ जाएगा, इसका हमारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, क्यों, ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, आज का हमारा चैप्टर से खत्म हो जाए, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, जब भी आप आएंगे हमारे साथ में मिलेंगे, अपनी तैयारी को जोर शोर से जारी रखिए।